हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मिजविल द ओटर। ये मिजविल नाम है किसका? ओटर का। ओटर क्या है? एक जीव है, एक एनिमल है। उसके बारे में एक स्टोरी है जिसे लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। गेविन मैक्सवेल वो हैं जिन्होंने इस ओटर को पाला था। तो बिफोर यू रीड सेक्शन है, इसमें हम पढ़ते हैं क्या है कि गेविन मैक्सवेल, ये नाम है राइटर का, जो हमने देखा है राइटर का नाम है। गेविन लिव्स इन अ कॉटेज इन कैम्सफियरना। ये कहाँ रहते हैं? एक कॉटेज में रहते हैं कैम्सफियरना में, इन द वेस्ट हाईलैंड्स स्कॉटलैंड। वो कैम्सफियरना कहाँ है? स्कॉटलैंड में है। याद रखने वाली चीज़ है कि राइटर कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड के। वैन इज डॉग जेनी डाइड, जब उनका जो एक पालतू कुत्ता था जेनी, जब वो मर जाता है, मैक्सवेल वॉज टू सैड, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन, कि वो दोबारा से कुत्ता पालें। उन्हें बड़ा दुख होता है कि अब नहीं पालेंगे डॉग। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, लेकिन बिना किसी पेट के, बिना किसी पालतू जानवर के जो जीवन होता है वो बड़ा लोनली होता है। जब तक आपके पास कोई पालतू जानवर नहीं है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप पाल लेते हैं उसके बाद जीवन बिना पेट के थोड़ा सा लोनली फील होता है। मुझे उम्मीद है आपने जब कभी पाला होगा तो आपको लगता होगा। रीड व्हाट हैपेंड देन, पढ़िए तब क्या होता है। इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स, मैक्सवेल के खुद के शब्दों में पढ़िए कि क्या हो रहा है। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, चलिए देखते हैं क्या है, इसका आखिर दिया क्या है इसमें। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कभी कोई पेट रहा है, कोई पालतू जानवर रहा है? इफ़ यू डू, यदि ऐसा है, यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज़ अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपने जाना होगा कि जो पेट होता है, एक पालतू जानवर होता है, वो एक बड़ी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, मतलब जिम्मेदारी बहुत होती है उसकी। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA, SPCA क्या होता है? ये फुल फॉर्म दे रखी है, द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के प्रति अत्याचार से बचाने के लिए एक सोसाइटी है जो क्या कहती है, जो कुछ नियम जिसने बनाए हैं, हैज़ टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर अ पेट, कि कैसे हम एक पेट की केयर करें। मतलब पूरी गाइडलाइन दी गई है कि हम किसी पालतू जानवर को यदि पालें तो उसकी क्या क्या केयर हम लोगों को करनी चाहिए। तो पढ़ लेते हैं इसे भी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर से रिलेटेड है और दूसरा हमारे जीवन से रिलेटेड है, तो वी मस्ट हैव टू रीड दिस। ओनिंग इज ए पेट इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। अगर हम ओन कर रहे हैं, ओन का मतलब होता है अधिकार करना या किसी चीज़ को अपने अपने अधिकार में रखना। जैसे कोई पालतू जानवर होता है तो उसकी ओनिंग कौन करते हैं? हम ही करते हैं। तो ओनिंग अ पेट इज़ अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। अगर आप किसी जानवर को पेट के रूप में ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे लाइफ टाइम ये कमिटमेंट होना चाहिए आपका। कमिटमेंट का मतलब निश्चय, या कह सकते हैं आप वचन कह सकते हैं एक तरीके से, कि लाइफ टाइम कमिटमेंट होना चाहिए लगभग 10 ईयर्स के लिए। और मोर इफ़ यू ओन अ डॉग और अ कैट, यदि आप डॉग या कैट को ओन करते हैं तो 10 साल से भी ज़्यादा का समय आपके लिए उसके लिए देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरा मन नहीं कर रहा इसे पालने का, यू कांट से दिस। इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयर फोर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली, और जो डिसीजन होता है एक्वायर वन, कि किसी को हम एक्वायर करें, यानी किसी एक जानवर को एक्वायर कर लें, पाल लें, प्राप्त कर लें, तो ये पूरे परिवार की का डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है आपका मन कर रहा है, परिवार का मन नहीं कर रहा है, तो पूरे परिवार का मन होना चाहिए। विदाउट फुल एग्रीमेंट, बिना किसी फुल एग्रीमेंट के फायदा एवरीवन, हर किसी के, द पैट कोड एंड ऑफ अनवांटेड, तो पैट कैसा हो जाएगा? अनवांटेड के रूप में उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपके घर वाले उसे लाइक नहीं करेंगे तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। पपीज़ एंड किटेंस, यानी बिल्ली और कुत्ते के जो बच्चे हैं, आर सो अडोरेबल, ये बड़े अडोरेबल होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये बड़ा आसान होता है समझना, वाई अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू दैम, कि ये इसीलिए यही रीज़न है कि चाहे बच्चे हों चाहे अडल्ट हों, सब एक साथ इनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। क्या होता है? देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन ए डिसएडवांटेज, और कभी कभी जो उनका क्यूट लुक होता है, मतलब जो सुंदर दिखने में लगते हैं वो कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज पीपल परचेज दैम विदाउट कंसिडरेशन, लोग उन्हें खरीद लेते हैं बिना विचार की, कंसिडरेशन विचार करना, एंड नॉलेज ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैम, और बिना किसी नॉलेज के कि कैसे उनकी प्रॉपर केयर की जाएगी। द बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग ए पपी आर, अगर आप भी कोई पपी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें कीप इन माइंड रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं वो? पहली चीज़ तो ये, एन एनुअल डॉग लाइसेंस इज अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एक एनुअल डॉग लाइसेंस होता है जो आपको गवर्नमेंट रेगुलेशंस में रखता है, वो होना चाहिए। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन
अगेंस्ट मेजर डिजीज, और जो मेजर बीमारियां होती हैं कुत्तों में उसके प्रति आपको एनुअल उसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए, मतलब वार्षिक टीकाकरण। टॉयलेट ट्रेनिंग की जाए, उनकी रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग की जाए, मतलब प्रॉपर तरीके से उनके ग्रूमिंग का मतलब होता है एक तरीके से साफ सफाई करना, और बाथिंग उसे नहलाया जाए, ओबीडियंस ट्रेनिंग दी जाए कैसे ओबे करना है। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पेट अ बैलेंस डाइट। और एक बात और ध्यान रखिए, इसे कभी नहीं भूलना है कि अपने पेट को बैलेंस डाइट दीजिए, ना ज़्यादा ना कम। सोशलाइजेशन सिखाया जाए। मैनी डॉग्स आर केप कन्फाइंड इन केजेस और टाइड अप टू स्टॉप देम फ्रॉम डर्टिंग द गार्डन और फ्रॉम च्यूइंग ऑन शूज। दिस इज़ रॉन्ग। क्या करते हैं, ये भी एक गलत बात है कि आप किसी कुत्ते को बाहर घूमने से, ताकि वो गंदा हो जाए, वो सूज चबा रहा है, इस डर से आप कुत्ते को टाई नहीं कर सकते, बांध के नहीं रख सकते। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन जरूरी है, सामाजिक ज्ञान उसका होना जरूरी है कि वो पहचान पाए लोगों को। ए डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले, और उसे एक्सरसाइज दी जानी चाहिए, अफेक्शन भी दिखाया जाना चाहिए और खिलाया भी जाना चाहिए कुत्ते को। अब हम पढ़ेंगे आगे, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप। रीडिंग अपॉन द सब्जेक्ट बिफोर इन अनदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड विल गाइड यू टुवार्ड्स बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर। और ये जो ऊपर आपको जो दे रखा है पहले ही जो आपको पढ़ाया गया है, बिफोर ऑन का मतलब जो पहले, वो एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और ये आपको गाइड करती है कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर बन सकते हैं। सेलेक्टेड पेट शॉप्स एंड मेजर बुक स्टोरीज प्रोवाइड बुक्स ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स एंड पेट्स। और बहुत सारी ब्रीड्स और पेट्स के बारे में जानकारी के लिए आप चाहें तो बहुत सारी बुक स्टोर्स पर आपको किताबें मिल जाएंगी जो केयर करना बताती हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अगेन। ओटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन मार्सेस। ओटर्स कहाँ पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में मार्स में पाए जाते हैं। मार्स मतलब होता है दलदली मिट्टी, जैसे लिखा है वेट एरियाज नियर लेक्स। लेक के पास जो गीला एरिया होता है वहाँ, नदी के या सी के पास, समुद्र, नदी या लेक के पास जो गीला एरिया होता है, जो दलदली मिट्टी होती है, वहाँ पर ओटर्स पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो मेन ऐसी जगह है वो कहाँ है, वसरा, एक टाउन इन इराक, मतलब इराक में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। इराक में भी कौन सी जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं, वसरा में। इमेजिन, आप सोचिए, यू वांटेड टू ब्रिंग एन ओटर फ्रॉम इराक टू लंदन, कि आपको एक ओटर इराक से लंदन लाना पड़े, जो कि राइटर को लाना पड़ा था एज अ पेट, एक पेट के रूप में। वट स्पेशल अरेंजमेंट्स वुड यू नीड टू मेक फॉर योर पेट ओटर। तो आपको क्या स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे जिससे कि आप उसे यहाँ ला सकें, ओटर को। यू वुड नीड टू फाइंड अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल वट अदर पॉइंट्स शुड यू थिंक अबाउट। पहला तो ये बात कि इसे, ये चूँकि दलदली मिट्टी में रहता है, पानी के आसपास रहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐसी जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ लॉट्स ऑफ वाटर हो, फॉर एग्जाम्पल। और भी कोई पॉइंट ऐसे जो इसके प्रति आप जानते हैं, तो देखिए, द इन्फॉर्मेशन अबाउट इराक एंड लंदन गिवन बिलो में हेल्प यू। और जो इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है इराक की और लंदन की, वो आपको बताएगी, उस इन्फॉर्मेशन को और थोड़ा सा इन्हेंस करेगी, बढ़ाएगी। देखिए, इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा अंतर है इराक के और लंदन के, तो उसको हम समझेंगे क्या है। इराक में क्या है, इराक है मोस्टली ब्रॉड प्लेन्स एंड मार्सेस अलॉन्ग द ईरानियन बॉर्डर इन द साउथ विद लार्ज फ्लडेड एरियाज। क्या है इराक में, ज़्यादातर मोस्टली जो ब्रॉड प्लेन है, मतलब समतल मैदान ज़्यादा है, दलदली भूमि है, जो ईरानियन बॉर्डर से साउथ में जो है, जहाँ पर ज़्यादातर फ्लडेड एरियाज़ हैं, जहाँ बाढ़ उड़ आती रहती है, वहाँ पर ज़्यादातर कैसी भूमि है, मार्सेस भूमि है। ए लार्ज पार्ट ऑफ इराक्स लैंड एरिया इज़ डिजर्ट। और इराक का ज़्यादातर एरिया में तो डिजर्ट ही है, मतलब रेगिस्तान है। सो इट हैज़ कूल विंटर एंड ड्राई। यहाँ की जो ठंडे हैं फिर वो कैसी हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी होती हैं। हॉट एंड क्लाउडलेस समर। और इनकी गर्मी कैसी होती है, गर्मी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और पूरी तरह से क्राउडलेस होती है, मतलब बादल उदल ज़्यादा नहीं होते। द माउंटेन एरियाज नियर ईरान एंड टर्की हैव कोल्ड विंटर्स। और जो ईरान और टर्की के पास के जो माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ बहुत ठंडी सर्दियाँ होती हैं। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल देयर। और इधर जो टर्की और ईरान के जो माउंटेन एरियाज़ है, वहाँ पर स्नोफॉल बहुत होता है। एंड व्हेन द स्नो मेल्ट्स इन द स्प्रिंग। और ये जब बसंत के मौसम में जो बर्फ़ होता है वो पिघलता है, तो इससे फ्लड आ जाता है साउदर्न इराक में। और उसी फ्लड के कारण वहाँ की ज़मीन कैसी हो गई है, मार्स हो गई है, मतलब वहाँ दलदली भूमि है। अब लंदन की बात करें, ये तो हो गया इराक। लंदन में क्या कंडीशन है, लंदन हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड इज़ वेरी बिजी सिटी। लंदन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और सिटी भी बहुत बिजी रहती है, मतलब बहुत घनी बस्ती है यहाँ और बहुत व्यस्त रहता है शहर। इन एडिशन टू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हाउएवर इट हैज़ मैनी ओपन स्पेसेस और पार्क्स। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग तो हैं ही, इनके साथ साथ, इन एडिशन टू का मतलब होता है के साथ साथ, हालांकि यहाँ पर कुछ ओपन स्पेसेस भी हैं, पार्क भी हैं, ऐसी जगह भी है। इट हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बड़ा टेम्परेट रहता है। यहाँ पर ठंडों में ठंडे ज़्यादा, गर्मी में गर्मी ज़्यादा। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर लंदन का कैसा रहता है,
लंदन में क्या होता है, टेम्परेट रहता है। टेम्परेट का मतलब मॉडरेट, मतलब यहाँ ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होती। जैसे इट इज़ नेदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, विद रेगुलर बट जनरली लाइट रेनफॉल। यहाँ पर रेगुलर होता है और लगभग हल्की सी रेनफॉल होती रहती है, स्नो भी पड़ती रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल। द वार्मेस्ट मंथ इज जुलाई, और यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म मंथ कौन सा होता है, जुलाई का। एंड द कूलेस्ट मंथ इज जनवरी, सबसे ठंड का महीना जनवरी का। फरवरी इज द ड्राइस्ट मंथ, और सबसे सूखा महीना फरवरी का। स्नो इज नॉट कॉमन इन लंदन, और बर्फ़ ज़्यादा यहाँ नहीं पड़ती। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई इराक के और लंदन के बारे में, पूरा एनवायरनमेंट समझ में आ गया कैसा क्या है। लंदन में कैसा मॉडरेट रहता है, यहाँ पर बारिश भी कम होती है लेकिन रेगुलर होती है, और यहाँ सबसे गर्मी वाला महीना होता है जुलाई, सबसे ज़्यादा ठंड वाला महीना जनवरी, और फरवरी सबसे सूखा महीना होता है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर। ये चैप्टर के 4 पार्ट्स में ये चैप्टर दिया गया है, तो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और एक एक करके सारे पार्ट डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पेशेंस बनाए रखिए, ध्यान से पढ़िए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो पूरी तरह से समझाऊँ। इसमें मैं चाहता हूँ कि कोई भी कोताही न बरती जाए, तो पेशेंस बना के रखेंगे। आगे देखिए, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, 70 साल पहले की कहानी है। आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक, मतलब 1956 की जब न्यू ईयर आई थी उसी समय, मतलब शुरुआत में ही मैं साउदर्न इराक गया। कहाँ से गए थे इराक, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, इराक गए, ठीक है। वाई देन इट हैड क्रॉस माई माइंड, तब तक मेरे दिमाग में आ गया था। क्रॉस माई माइंड का मतलब दिमाग में कोई विचार आ जाना, केम इन टू माई माइंड, ये दिया भी है मीनिंग, ठीक है। मेरे मन में विचार आ गया था दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ ए डॉग, कि मुझे चाहिए कि मैं कीप करूँ, कीप मीन्स होता रखना, ऑटर को रखूँ, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, इंस्टीड ऑफ क्या होता है, के बजाय एक डॉग के, मतलब डॉग के स्थान पर मुझे एक ऑटर को पालना चाहिए। एंड दैट कैमस्फियरना, और जो कैमस्फियरना जहाँ मैं रहता, मेरी कॉटेज थी, रिंग्ड बाय वाटर स्टोन थ्रो, और मेरे जो कॉटेज से थोड़ी दूर, स्टोन थ्रो का मतलब होता है पास में ही, इसे थ्रो से मत समझ लेना कि स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, पास में ही, ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ये देखिए मतलब पास में ही, फ्रॉम द इट्स डोर। अब मेरे जो घर है उसके दरवाजे से कुछ ही दूर पर क्या है, एक पानी का एरिया है, जो कि जिसके चारों ओर पानी रहता है, ऐसा एरिया है। वुड बी इमिनेंटली सूटेबल, वो रहेगा, इमिनेंटली का मतलब होता है पूरी तरह से, सूटेबल रहेगा, सूटेबल का मतलब उपयुक्त, स्पॉट का मतलब स्थान, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ कि मैं कुत्ते की जगह ओटर को पालूंगा, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेरा जो घर है कैमस्फियर नाम है, वो प्रॉपर प्लेस है, क्योंकि वहाँ मेरे पास में ही बिल्कुल एक पानी का एक मतलब चारों तरफ पानी का घेरा है, जहाँ पर वो आराम से आनंद भी ले सकता है, क्योंकि ओटर को पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, मार्सेस में रहते हैं वो, इसलिए। व्हेन आई कैजुअली मैंशन दिस टू ए फ्रेंड, जब मैंने ये इत्तेफाक, कैजुअली मतलब इत्तेफाक से कह दो आप, मैंने ये चीज़ मेंशन की अपने फ्रेंड के लिए, ही एज कैजुअली रिप्लाइड, उसने भी वैसे ही रिप्लाई कर दिया, दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रिस मार्सेस, फॉर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स। मेरे दोस्त का क्या, जब मैंने ये कैजुअली इत्तेफाक से मैंने अपने दोस्त से कहा तो उसने भी वैसे ही जवाब दिया, गेट वन, कि मैं ऐसा अगर कुछ चाह रहा हूँ तो मुझे कहाँ से मिल जाएगी, इसे प्राप्त करें हम टिग्रिस मार्सेस से। टिग्रिस एक नदी है, उसकी दलदल वाली ज़मीन में। क्यों, वहाँ से क्यों प्राप्त करें, क्योंकि फॉर देयर, वहाँ पर देवर एज कॉमन, वो ऐसे कॉमन है जैसे कि मॉस्किटो अपने यहाँ जैसे मच्छर हर जगह हैं, ऐसे ही वहाँ पर कौन है, ओटर है, ओटर वहाँ पर ज़्यादा है। वर ऑफर टेम्ड बाय द अरब्स, और यहीं से जो अरब के लोग हैं वो ऑटर को टेम भी करते हैं। टेम मीन्स होता है पालतू बनाना, वो ऑटर को पालतू भी बनाते हैं, मतलब वहाँ से लोग ऑटर को ले जाते हैं पालतू बनाने के लिए, अरब लोग। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल, और हम जा कहाँ रहे थे, हम बसरा जा रहे थे। किसके पास जा रहे थे, कंसुलेट जनरल के पास। अच्छा, कंसुलेट जनरल कौन होता है, देखिए कंसुलेट मतलब राजदूत, ठीक है, जिसे कंसुलेट ऑफिस बोला जाता है। तो वहाँ मैं जा रहा था, टू कलेक्ट, क्यों जा रहा था मैं, कलेक्ट करने, एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से हमारा जो मेल आया था उसे कलेक्ट करने और उसका जवाब देने में कहाँ जा रहा था, मैं कॉन्सुलेट जनरल जा रहा था, ऑफिस जा रहा था। एट द कॉन्सुलेट जनरल, वहाँ पहुँच कर वी फाउंड, मैंने पाया, दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे दोस्त का तो मेल आ गया, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरा मेल नहीं आया था। अब क्या हुआ फिर, आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड को केबल किया। केबल करना मतलब होता है तार भेजना। अभी तो अपने लोगों के पास मोबाइल और टेलीफोन बहुत सारे हैं, लेकिन ये 1956 की बात है, तो उस समय फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, ना टेलीफोन था, और था भी तो बड़ा
रेयर यूज हो पाता था उसका। पहले तार चलता था, तार का मतलब एक चिट्ठी टाइप, फैक्स टाइप जो भेजा जाता था। तो केबल मैंने किया इंग्लैंड के लिए, ये लिखा है सेंड अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, मतलब रिटन फॉर्म में। एंड वैन, और जब 3 days लेटर, 3 दिन बाद, नथिंग हैड हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरा कोई जवाब ही नहीं आया मेरे जो केबल किया था, मैंने जो तार भेजा था उसका। आई ट्राइड टू टेलीफोन, फिर मैंने कोशिश की टेलीफोन करने की, मोबाइल तो थे ही नहीं, टेलीफोन करने की। फिर क्या हुआ, उस समय टेलीफोन ऐसा नहीं होता था कि डायरेक्ट फ़ोन लग गया, टेलीफोन पहले बुक करने पड़ते थे। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस, मतलब कॉल को 24 घंटे पहले बुक करना पड़ता था कॉल करने के लिए। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब समझे, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि लाइन काम नहीं कर रही थी, या जैसे अपने लोग फ़ोन लगाते हैं तो कभी कभी फ़ोन काम नहीं करता है, दैट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब काम नहीं कर रही थी, खराब ही थी कुछ उसमें। ऑन द सेकेंड, अगले दिन क्या हुआ, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, एक धार्मिक त्यौहार की वजह से जो एक्सचेंज था वो बंद था। अच्छा, एक्सचेंज क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहले फ़ोन किया जाता था तो एक एक्सचेंज ऑफिस हुआ करते थे, BSNL का एक्सचेंज ऑफिस हुआ करता था। तो एक्सचेंज ऑफिस में क्या होता था कि जब जैसे हमने यहाँ से फ़ोन मिलाया तो वो एक्सचेंज ऑफिस फ़ोन पहुँचता था, वहाँ से वो एक्सचेंज करते थे जहाँ भेजना है फ़ोन वहाँ। तो एक दिन, अगले दिन एक्सचेंज ऑफिस बंद था क्योंकि रिलीजियस हॉलीडे था, इसलिए एक्सचेंज ऑफिस बंद था। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन क्या था, देर बाद अनदर ब्रेकडाउन, उस दिन भी खराबी आ गई, ब्रेकडाउन हो गया। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त तो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम अ वीक्स टाइम, और मैंने अरेंज किया कि उससे मिलने का 1 हफ्ते का समय। 5 days लेटर, 5 दिन बाद, माई मेल अराइव, मेरा मेल आया। कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। अब क्या होता है, आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, जो मेल आया मैं उसे लेके बेडरूम चला गया उसे पढ़ने। एंड देयर, और वहाँ, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs, बिसाइड देम ले ए सैक दैट स्क्वैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या हुआ, फ्लोर पर स्क्वेटिंग मीन्स होता है उकड़ू बैठना, पैरों को मोड़कर हम जब बैठते हैं फ्लोर पर, तो ऐसे ही नीचे, ये जो मेरा ऑफिस था उस ऑफिस से नीचे की बात हो रही है। फ्लोर पर क्या थे, 2 अरब थे, अरब के लोग थे 2। क्या थे, क्यों आए थे वो, बिसाइड दैम, उनके साथ क्या था, बिसाइड का मतलब के साथ, ले ए सैक, ले का मतलब रखा हुआ था, ए मीन्स एक, सैक मीन्स कट्टा, एक कट्टा बोरी टाइप जो होती है टाइप, एक कट्टा रखा हुआ था। दैट इज काउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि क्या कर रहा था, लगभग हिल रहा था समय समय पर, उस कट्टे में ऐसा लग रहा था कुछ हिल रहा है समय समय पर। टाइम टू टाइम का मतलब समय समय पर। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का एक नोट दिया, एक लेटर दिया। हेयर इज योर ऑर्डर, क्योंकि मेरे दोस्त ने क्या कर दिया था, मेरे लिए ऑर्डर भेज दिया। एक सेकंड पार्ट है जो कि राइटर के जीवन का एक नया फ्रेज है, वो शुरू होता है विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, वो जो हमने बैग या जो सैक या जो कट्टा है जो बोरी खोली, उसने बिगिन कर दिया है फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक नया फेज, एक नया दौर शुरू हुआ मेरा उस कट्टे को खोलते ही। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एंड में, और हो सकता है, फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू, और ये तब तक एंड ना हो जब तक मैं ना चाहूँ। इट इज़, अच्छा कैसा फेज, कैसा वो दौर शुरू हुआ था। इट इज़ इन इफेक्ट ए थ्राल, अच्छा इन इफेक्ट का मतलब वास्तव में कह सकते हो एक तरीके से, या इट इज ऐसा था, ए थ्रालडम टू ऑटर्स एन ओटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड मी वन। क्या हुआ, एक ऐसा थ्रालडम था, थ्रालडम का मतलब होता है एक तरीके से ना, जिस किसी के हम बस में हो जाएं, किसी कोई इतनी अच्छी चीज़ जिसकी हम बस में हो जाएं, कंट्रोल में हो जाएं, उसे थ्रालडम बोलते हैं। तो ये एक थ्रालडम था, एक कहना चाहिए ना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। ओटर्स का एक फिक्सेशन था। फिक्सेशन क्या, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाना किसी से। तो ओटर का एक ऐसा फिक्सेशन हो गया था कि मैं बिल्कुल उसके बस में हो गया था। आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर जस्ट ओन वन, जिसने, लोगों ने मुझे बताया भी था, मतलब ऐसा लोगों ने शेयर किया था कि अगर आप जिनके लिए ने भी कभी भी ओटर को पाला हो, ओन किया हो, उन सब ने जो अपना अनुभव शेयर किया था, वैसा ही लगभग हुआ कि इतनी शानदार ये चीज़ थी, मतलब राइटर के अकॉर्डिंग ओटर, कि वो उससे बिल्कुल उसके फिक्सेशन में था। और एक थ्रालडम था, थ्रालडम का मतलब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया था और पूरी तरह से उससे अटैच हो गया था। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक, जो क्रिएचर, जो जीव इमर्ज हुआ, इमर्ज का मतलब होता है उभरना है, निकलना, उस सैक, उस कट्टे से, बोरी से जो क्रिएचर निकला, कौन सा क्रिएचर था, ओटर था। ऑन टू द स्पेसियस टाइल फ्लोर, जो उस स्पेसियस का मतलब होता है जहाँ काफ़ी जगह हो, पर्याप्त जगह वाली, ये बना है स्पेस से एडजेक्टिव बनाया गया स्पेसियस, जो स्पेसियस टाइल फ्लोर था
किसका? कंसुलेट बेडरूम का। अच्छा, ये कंसुलेट जनरल जो ऑफिस था वहीं पर ये रह रहे थे जो राइटर हैं। तो वहाँ का जो बेडरूम था वो काफ़ी बड़ा स्पेसियस टाइल फ्लोर था वहाँ का। वहाँ पर ये क्रिएचर इमर्ज हुआ, उभरा। रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मीडिएवली कंसीव्ड ड्रैगन। एक ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन होता है, एक मतलब जो पुराने समय का, मीडिएवली का मतलब होता है मध्यकालीन दौरान का, जिसे कंसीव मीन्स होता है समझा जाना या अनुमान लगाना। ड्रैगन की तरह था ये। अभी ड्रैगन की तरह तो नहीं था, लेकिन ड्रैगन की बनावट की तरह तो था ही। फ्रॉम द हेड टू द टिप, इसके सिर से लेकर पैर तक यानी पूंछ तक, ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स। इसमें क्या था? इस पर कोट था। कोट का मतलब होता है एक लेप से चढ़ा हुआ था। सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसे। पॉइंटेड स्केल थे। पॉइंटेड स्केल का मतलब जैसे धब्बेदार कुछ स्केल्स, कुछ मतलब धारियाँ टाइप इस तरीके से बनी हुई थी। और मड आर्मर, किसकी बनी हुई थी? मड आर्मर की। मड का मतलब मिट्टी की, आर्मर का मतलब कवच। एक कवच के रूप में था, मिट्टी के कवच के रूप में इस पर कुछ मतलब वही मार्च से दलदली मिट्टी से निकल के आ गया था, कट्टे में बंद करके ले आए थे वो, तो वैसे ही था। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट फॉर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। और क्या था उसके जो, ये तो पूरा आर्मर था ही, मिट्टी मतलब उस पर लिपटी हुई थी, मिट्टी से पूरा ढका हुआ था। लेकिन फिर भी उसके कुछ जो मिट्टी के आर्मर था उससे बीच बीच में कुछ टिप्स विजिबल हो रहे थे उसके वेलवेट फर। वेलवेट फर का मतलब मखमली, वेलवेट का मतलब मखमली, फर का मतलब उसके जो रुएदार बाल थे, वो मखमली जो बाल थे वो चॉकलेट ब्राउन कलर के थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोल हो। मोल का मतलब होता है छछूंदर, टाइप ऑफ माउस। एक छछूंदर की तरह लग रहा था वो कलर में, चॉकलेट ब्राउन कलर का। ही सुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। जैसे आपने देखा होगा डॉग पपी वगैरह कभी कभी हिलाते हैं, उसने अपने आप को सुक किया। सुक मीन्स होता है हिलाना, हिमसेल्फ मीन्स खुद को। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो क्लाउड ऑफ डस्ट गिरेगा इस पे से, मतलब इस पे से धूल सब झड़ जाएगी। वट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर वन, लेकिन वो धूल ऐसे नहीं हटी लगभग एक महीने तक। दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, एक महीना लग गया था मुझे जो मड का जो लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्टिकल था, उसे रिमूव करने में। राइटर को कितना महीना लग गया था? एक महीना। एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स, और एक महीने में वो उसका ट्रू कलर जान पाया, क्योंकि इतना उस पर मिट्टी और वो सब लगा हुआ था कि एक महीने लग गया उसे सफाई करने में, उसकी साफ सफाई करने में ओटर की। फिर क्या हुआ? मिजविल एज आई कॉल्ड द ओटर, ओटर को मैंने क्या नाम दिया? मिजविल। क्या नाम था? मिज। और शॉर्ट में क्या बोलता था? मिज, राइटर। मिजविल एज आई कॉल्ड द ओटर वॉज इन फैक्ट, मिजविल क्या था? वास्तव में ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, एक ऐसी प्रजाति का ये जीव था जिसे साइंस के लोगों ने पहले जाना ही नहीं। एंड वॉज एट लेंथ, और इसे कभी कभी क्रिश्चियन, फिर इसे क्या किया गया? इसे क्रिश्चियन कर दिया गया। क्रिश्चियन का मतलब होता है जब हम किसी धर्म के अकॉर्डिंग किसी का नामकरण कर दें तब उसे कहा गया। ये चूँकि राइटर क्रिश्चियन हैं तो उन्होंने उसका नामकरण कर दिया गया, इस मतलब साइंस के द्वारा इसका नामकरण कर दिया गया। और क्या नाम रखा जूलॉजिस्ट ने इसका? लिट्रोगेल पर्सपिसिलेटा मैक्सवेली, मतलब मैक्सवेल ने चूंकि इसे पाला इसे नाम दिया तो इसका नाम मैक्सवेल के नाम पर रख दिया गया, या इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे? मैक्सवेल्स ऑटर। यानी इसे जो साइंस नहीं जानता था बाद में इसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर पड़ा। फिर देखिए, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, शुरुआत के तो 24 घंटे ये जो ओटर था, मिजविल वॉज नेदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। मिजविल ना तो हॉस्टाइल था, हॉस्टाइल का मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाना, मतलब एक जंगली जैसा व्यवहार करना, और ना ही तो दोस्ती जैसा व्यवहार कर रहा था, ना ही दुश्मन जैसा ना ही दोस्त जैसा। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो लगभग अलूफ था। अलूफ का मतलब होता है अलग होना, अलग थलग रहना, दूर रहना। और इनडिफरेंट था, कोई भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। इनडिफरेंट का मतलब कोई ना ही तो वो अफेक्शन दिखा रहा था, ना ही वो दूर हो रहा था, मतलब बिना बिना कोई रिएक्शन शो कराए बैठा हुआ था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, उसने चुना कि वो फ्लोर पर इतनी दूर सोएगा जितनी दूर वो सो सकता है, जितना संभव हो इतनी दूर उसने स्लीप किया। मतलब वो राइटर के पास आना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसके लिए राइटर उस समय नया नया था, ये रीज़न था। द सेकेंड नाइट, अगली रात, मिजविल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स। अच्छा, स्मॉल आवर्स क्या होता है? स्मॉल आवर्स वो होता है जो रात का समय जो बहुत जल्दी गुजर जाए। कौन सा समय रात का सबसे जल्दी गुजरता है? 12 बजे से 4 बजे तक का समय, इन्हें आप स्मॉल आवर्स कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये समय बहुत जल्दी गुजर जाता है। जब हम सोते हैं हम सोचते हैं 5 मिनट और सो लें, अगर हमें 1 बजे आँख खुल रही है और 5 मिनट के चक्कर में 2 घंटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी से समय गुजर जाता है, तो इन्हें स्मॉल आवर्स बोलते हैं। तो जो सेकेंड नाइट, अगली रात को मिजविल क्या किया? मिजविल आ गया राइटर के बेड पर।
एंड रिमेन्ड asleep इन द क्रोक ऑफ माई नीज, और मेरी जो नीज की जो क्रोक थी, मतलब जो हम पैर मोड़कर इस तरीके से सोते हैं, तो इस जगह पर आकर लेट गया। अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि सर्वेंट जो था, नौकर जो था, हमारे लिए चाय नहीं लाया, तब तक वो वहीं सो रहा था। एंड ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लूज हिज अपैथी, उसने अपनी अपैथी को खोना शुरू कर दिया। अपैथी का मतलब होता है ये अलूफनेस और इंडिफरेंस, इसे बोलते हैं अपैथी। अपैथी का मतलब कोई किसी के प्रति क्या नहीं, अफेक्शन नहीं दिखाना, मतलब बिल्कुल दूर दूर रहना, अलग थलग रहना। वो जो अपैथी थी वो अब धीरे धीरे दूर होने लगी थी। मतलब अगले दिन, एक दिन तो उसने बिल्कुल कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाया, इंडिफरेंट रहा, अलूफ रहा, लेकिन अगले दिन वो हल्का सा अपैथी को लूज कर रहा था, मतलब वो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा था राइटर में। एंड टेक अ कीन, मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, अपनी जो सराउंडिंग्स थी, अपने चारों ओर के वातावरण में अब वो क्या करने लगा था, बहुत उत्सुक हो रहा था, और बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था, रुचि ले रहा था। कीन मीन्स होता है उत्सुक होना। अच्छा, टू कीन, मच टू कीन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। एक बात मैं आपको बता दूं, आप 12th में पढ़ेंगे, 10th में नहीं, आगे ग्रामर में आपको एक कॉन्सेप्ट आएगा कि मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, और टू मच के बाद नाउन आता है। ठीक है, ये बात याद रखना, इसीलिए मच टू लगाते हैं। कभी भी टू मच के बाद एडजेक्टिव नहीं लगता, इसलिए यहाँ चूंकि कीन एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के रूप में इन्होंने क्या लगाना पड़ा, मच टू लगाना पड़ा। ठीक है, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और उसे मैं एक लीड करता हुआ उसे कहाँ ले गया, बाथरूम तक ले गया। टुक हिम का मतलब टुक मीन्स ले जाना होता है, लीड का मतलब लीड करते हुए उसी से, जो बॉडी बेल्ट थी उससे। वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहाँ आधे घंटे तक, ही वैंट विल्ड, वो बिल्कुल जंगली की तरह, विद जॉय, आनंद से, इन वाटर, पानी में, प्लंजिंग कर रहा था। प्लंजिंग मीन्स होता है छलांग लगाना। एंड रोलिंग इन, और उसमें क्या हो रहा था, रोलिंग कर रहा था, मतलब इधर उधर को घूम रहा था। शूटिंग अप, उछल रहा था, कूद रहा था। एंड डाउन, मतलब पहले ऊपर जा रहा था और फिर नीचे कूद रहा था। एंड द लेंथ ऑफ द वाट टब अंडर वाटर, जो वाट टब की जो लेंथ थी, पूरी लेंथ में इधर उधर छलांग लगा रहा था वो, मतलब पूरे आनंद कर रहा था वो वहाँ पर। फिर क्या होता है, एंड मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और जैसे कोई हिप्पो होता है ना, हिप्पोपोटामस, जैसे वो पानी को स्लॉस और स्प्लैश करता है। स्लॉस स्प्लैश का मतलब समझ रहे हो, मतलब पानी में छप छप करना, या पानी को ऊपर को उछालना, इस तरीके से स्प्लैश करना, चपाके करना। तो वो सब क्या होती है, छप छप की आवाज़ जो करते हैं, वैसा ही वो कर रहा था जैसे हिप्पोपोटामस करता है। दिस आई वॉज टू लर्न, ये मुझे सीखना था, मैंने सीखा ऐसा। इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, मैंने सीखा कि ये ऑटर्स की करेक्टरिस्टिक होती है। पीपल कैन आस्क व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, तो आप बता सकते हो उन्हें इतनी बात कि शूटिंग, रोलिंग, प्लंजिंग इन वाटर इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर्स। आप बता सकते हो कि ये सारी क्वालिटी होती हैं जो ऑटर्स की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे वो शूटिंग करता है, कैसे वो रोलिंग करता है उसमें, और कैसे वो स्प्लैश और स्लॉश करता है, तो ये सब उसकी क्या करेक्टरिस्टिक है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, अगर ऐसा कहा जाए कि पानी की प्रत्येक बूंद एक्सटेंड होनी चाहिए, एंड स्प्रीड अबाउट द प्लेस, और उसे जितना फैला सके उतना फैलाओ, और उसे स्प्रीड कर दो अबाउट द प्लेस, पूरी जगह पर, मतलब इधर उधर फैला डालो पानी का। ये क्या होती है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, किसकी, ओटर की। ये ओटर है। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, अगर बाउल मिल जाए आपको पानी भरा हुआ, उसे तुरंत ओवरटर्न कर दो, मतलब उसे तुरंत उलट दो। और यदि इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर वो ओवरटर्न नहीं हो रहा है, बाउल मतलब होता है कटोरा, ठीक है, अगर वो नहीं उलट रहा है, वी सेट इन, तो उसमें बैठ जाओ। एंड स्प्लॉज्ड इन अंटिल इट्स ओवरफ्लोज, और तब तक उसमें उछलो जब तक कि पानी ओवरफ्लो ना होने लगे। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, पानी हमेशा मूव करते रहना चाहिए। ये किसकी आदत होती है, ये ओटर्स की आदत होती है कि पानी को शांत मत रहने दो। एंड मेड टू डू थिंग्स, और चीज़ें करते रहो उसमें। वैन स्टैटिक इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब कभी भी पानी स्टैटिक हो जाता है, पानी शांत हो जाता है, तो वो ओटर्स के लिए कैसा हो जाता है, बर्बाद करने वाला होता है, और प्रोवोकिंग होता है। प्रोवोकिंग मतलब चिढ़ाने वाला। अगर पानी शांत है तो वो क्या करता है, वो ओटर्स को चिढ़ाता है, नहीं अरे पानी शांत कैसे, इसे जल्दी इधर उधर फेंको, इसमें उछलो कूदो, जिससे कि पानी इधर उधर फैल जाए। अब देखिए क्या होता है। 2 days later मिजबिल स्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, जैसे ही मैंने एंटर किया अपने बेडरूम में, मिजबिल स्केप हो गया। स्केप मीन्स होता है भाग, आप लिख सकते हो, मिजबिल भाग गया। एंड आई टर्न इट टू सी हिज टेल डिसअपीयरिंग राउंड एंड बैंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम, और मैं मुड़ा
मैंने देखा देखने के लिए उसकी कि उसकी जो टेल थी वो गायब होती जा रही थी राउंड राउंड और बेंड टू द कॉरिडोर। कहाँ तक आ गई? कॉरिडोर से होते हुए कहाँ जा रही थी? लेड टू द बाथरूम, बाथरूम की ओर जा रही थी। मतलब वो कॉरिडोर होते हुए बाथरूम में आ गया। वाई द टाइम, और जब तक उस समय तक आई गॉट देयर, मैं वहाँ पहुँचता, उस समय तक ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, मतलब बाथ टब के किनारे पर वो पहुँच गया। अब क्या करने लगा वहाँ? एंड फम्बलिंग, और फम्बल करने लगा। फम्बल मीन्स होता है टटोलना। किसी चीज़ को जब हम नहीं जानते हैं तो उसको टटोल टटोल के देखते हैं कि कैसी है, कैसे खुलेगी, कैसे बंद होगी। तो फम्बलिंग करने लगा। एट द क्रोमियम टैप्स, जो स्टील की जो टैप्स थी, टैप्स का मतलब टंकियाँ, जो टंकी थी अपने पास से, पा का मतलब पंजे से, अपने पंजे से टंकी खोलने की कोशिश करने लगा। आई वॉच्ड अमेज्ड, मैंने देखा और मैं चकित रह गया, अमेज रह गया। क्यों हो गया? अमेज में चकित होना होता है। इन लेस देन अ मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर, ही हैड टर्न द टैप फॉर इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, उसने जो टैप था उसे टर्नेट कर दिया। टर्नेट मतलब घुमा दिया, कि इतना घुमा दिया कि उससे ट्रिकल ऑफ वाटर गिरने लगी, मतलब पानी की बूंदें गिरने लगी। मतलब वो उसे पता था कैसे खोला जाएगा, मतलब इतनी जल्दी सीख लिया उसने। एंड आफ्टर अ मोमेंट, और कुछ ही पल बाद, और 1 या 2 पल बाद, अचीव द फुल फ्लो, उसने इस तरीके से घुमाया उसे कि पूरी तरह से पानी गिरने लगा नीचे। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, और ये उसका सौभाग्य था, वो लकी था कि उसने जो टैप था उसे सही तरीके से घुमाया, राइट तरीके से टर्न किया। ऑन लेटर, क्योंकि बाद में जो बाद के ओकेजन थे, बाद की घटनाओं में उसने क्या किया था? समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, वो इसे इतना टाइट कर देता था, वो सोचता था खुला है, और खुलने के चक्कर में वो उसे टाइट कर देता था कि फिर चिटरिंग करता था। चिटरिंग मीन्स होता है चिड़कर, जो आवाज़ करता है ना, तो ओटर की आवाज़ जो होती है उसे, तो वो आवाज़ करने लगता था कि वो खुलती नहीं थी। किससे? इरिटेशन से। इरिटेशन मीन्स होता है चिड़ना, चिड़कर वो चिटरिंग की आवाज़ करने लगता था। और डिसअपॉइंटमेंट में एट द टैप्स फेलियर टू कॉपरेट, क्योंकि जब टैप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट में, इरिटेशन से चिटरिंग करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन इस बार क्या हुआ था? इस बार उसने जैसे ही घुमाया वो चलने लगा। अब देखो क्या हुआ। वेरी सून, बहुत जल्द ही, मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, और बहुत जल्दी ही मिजविल बिना किसी लीड के, यानी बिना किसी उसके कहना चाहिए बेल्ट के, जो मिजविल था वो उसका नाम पुकारो वो मेरे पास आ जाता था, राइटर के पास। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह ज़्यादातर समय खेलता रहता था। ही स्पेंट आवर्स सफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4 फुट सॉकर। अच्छा, ये सॉकर है ये, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आता है ना सॉकर, और सॉकर मीन्स फुटबॉल होती है, वैसे आप याद कर लेना, ठीक है। प्लेयर यूजिंग ऑल, अच्छा, प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू डिरिवल द बॉल, एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक टू ए सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। क्या था कि ही स्पेंट आवर्स, वह घंटों खर्च किया करता था सफलिंग करने में। सफलिंग मीन्स होता है उलाना, गेंद को उलाता था, इधर उधर फेंकता था, ये रबर बॉल को राउंड द रूम, पूरे रूम में, लाइक अ 4 footed, ऐसा लगता था जैसे कोई 4 पैर वाला फुटबॉल प्लेयर। सॉकर का मतलब फुटबॉल, मैंने बताया, जैसे कोई 4 पैरों वाला फुटबॉल प्लेयर हो और वो अपने चारों पैरों का यूज़ कर रहा है गेंद को क्या करने में? डेरिवल करने में, फेंकने में। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट, और वो उसे ऐसे फेंक भी सकता था विद अ पावरफुल फ्लिक, मतलब एक फ्लिक भी मार देता था वो, जैसे गेंद को फ्लिक करते हैं हमने लोग, ऐसे वो फ्लिक भी कर देता था। किससे? अपनी गर्दन से। टू अ सरप्राइज हाइट, मतलब एक काफ़ी ऊंचाई तक गेंद को उड़ा देता था, और डिस्टेंस तक, दूर तक फेंक देता था। वर्ड द रियल प्ले ऑफ एन ओटर, लेकिन जो ओटर का रियल प्ले था, मतलब ओटर का जो वास्तविक खेल है वो क्या है? वैन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। लेकिन उसका जो मेन काम है, इसका ओटर का जो मेन खेल था वो क्या था कि वो अपने पीठ के बल गिर जाता था और जगल करता था, छोटी छोटी चीज़ों को अपने पंजों से इधर उधर क्या करता था? उछालता था गेंदों को, जैसे कोई गेंद है को वो ये अपने शरीर पर इधर उधर उछालता था गेंद को, या कोई और छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते थे उन्हें बिटवीन हिज, अपने पंजों के बीच में। मार्वल्स वर मिज फेवरेट टॉयज, और जो मार्वल्स होते थे, कंचे होते थे, वो मिज के फेवरेट टॉय थे फॉर दिस पास टाइम, समय गुजारने के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ दैम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट belly विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। क्या था कि ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह पीठ के बल लेट जाता था, रोलिंग 2 or more ऑफ दैम, मतलब जो डैम का मतलब यही जो मार्वल्स थे, मार्वल्स को अपने पेट के ऊपर इधर उधर घुमाता था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, अपनी जो फ्लैट वैली थी, वैली का मतलब जो पेट था, जो चपटा पेट था उसका,
उस बैली पर मार्बल को इधर उधर घुमाता था बिना उसे गिराए, फ्लोर पर बिना गिराए, मतलब अपने ऊपर उसने मार्बल रख ली और इधर उधर उन्हें खिलाया, इधर उधर उन्हें मतलब घुमाता था वो। फिर देखिए क्या होता है। पार्ट नंबर 3 ये पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फर्स्ट सेकंड दोनों पढ़ लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब देखिए, द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। बसरा पर तो बसरा में जो जितने भी दिन थे वो बड़े पीसफुली गुजरे, मतलब शांतिपूर्वक गुजरे। वट आई ड्रीडेड, लेकिन मैं डरा हुआ था। ड्रीड मीन्स होता है भयभीत होना। द प्रोस्पेक्ट, अपने उस विचार पर, कौन से विचार पर, कि ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड, कि इंग्लैंड कैसे ले जाएं मिज को, क्योंकि राइटर का घर एक इंग्लैंड में भी था और कहाँ, स्कॉटलैंड में भी था। तो राइटर उसे कहाँ ले जाना चाहता था, यहाँ से पता लग रहा है इंग्लैंड ले जाना चाहता था, कि कैसे उसे ले जाएगा वो मिज को इंग्लैंड, एंड टू कैमोस्फियरना, और फिर इंग्लैंड से कहाँ ले जाएगा, कैमोस्फियरना ले जाएगा। तो राइटर पहले उसे इंग्लैंड ले जाता और इंग्लैंड से कैमोस्फियरना। अब उसे चिंता क्या थी कि उसे ले कैसे जाए, क्यों, क्योंकि द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। ब्रिटिश एयरलाइन पर उसने पता किया तो पता लगा कि वो जो लंदन को जाती है ब्रिटिश एयरलाइन, वो एनिमल को नहीं ले जाती, मतलब उसमें एनिमल नहीं बैठ सकते। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पेरिस को एक फ़्लाइट बुक करनी पड़ी, ऑन अनदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन से, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से लंदन के लिए। मतलब समझे, मतलब ये उसे बसरा जाने, बसरा में तो वो सही रहा, उसे इंग्लैंड जाने के लिए पहले उसने पेरिस के लिए बुक की, फिर पेरिस से लंदन, मतलब तब इंग्लैंड पहुंचा। वरना डायरेक्ट इंग्लैंड जा सकता था, लेकिन चूंकि इंग्लैंड के लिए जानवर ले जाने की व्यवस्था नहीं थी तो उसे पहले पेरिस गया, फिर पेरिस से कहाँ जाना पड़ा, लंदन। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट, एयरलाइन जो थी वहाँ के कर्मचारियों ने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मीन्स होता है जोर देना, जोर देकर कहना, कि मिज शुड बी पैक्ड, ये जोर दिया कि मिज को पैक कर देना एक इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, मतलब वो बॉक्स हो, वो एक चौकोर बॉक्स हो और 18 इंच से बड़ा ना हो, मतलब चौकोर बॉक्स और 18 इंच से बड़ा ना हो। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और मैं उसे कहाँ ले जा सकता हूँ, बस फ्लोर पर रख के अपने पैरों के पास में रख के ले जा सकता हूँ। आई हैड अ बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनवाया। अच्छा, हैड ए बॉक्स मेड का मतलब यही होता है कि मैंने एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, जाने से 1 घंटे पहले, मतलब जब से वो एयरलाइन थी उससे 1 घंटे पहले मैंने एक बॉक्स बनवाया। आई पुट मिज इन टू द बॉक्स, मैंने मिज को उस बॉक्स में रख दिया। अब क्या हुआ, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि ही वुड बिकम अकस्टम्ड, वो कैसा हो जाए, वो अकस्टम टू हो जाए। अकस्टम टू का मतलब होता है हैबिचुअल टू, मतलब अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब उसकी आदत बन जाए, वो अभ्यस्त हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर हरी मील, और मैं वहाँ से क्या कर, जल्दी से मैंने सोचा खाना खा लूँ इस दौरान, मैंने सोचा इसे इसमें बंद कर दो ताकि इससे आदत पड़ जाए इसमें रहने की, और मैंने सोचा जल्दी से मैं हरीड मील, हरी का मतलब जल्दी में, मील का मतलब भोजन करने के लिए मैं बड़ा। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटा, देयर वॉज एन अपॉलिंग स्पेक्टिकल, अपॉलिंग का मतलब होता है शॉकिंग, और स्पेक्टिकल मतलब दृश्य, एक ऐसा डराने वाला दृश्य मैंने देखा। क्या देखा, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में पूरी तरह से साइलेंस था, बिल्कुल शांति थी। वट, लेकिन फ्रॉम इट्स एयर होल्स, जो बॉक्स था उसमें कुछ एयर होल थे, हवा मतलब सांस लेने के लिए कुछ होल थे, उन होल्स में क्या था, एंड चिंग्स, और जो चिंग्स थी, चिंग्स का मतलब होता है ये दराज, इधर उधर की जो साइड में दराज होती है ढक्कन के, वो दराज। तो जो चिंग्स थी अराउंड द लिड, लिड जो ढक्कन था उसके अराउंड, ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, उस पर ब्लड ट्रिकल था, टपका हुआ था और वो सूख गया था, ब्लड मतलब ब्लड उस पर टपका हुआ था और कैसा हो गया था, सूख गया था। आई विप्ड ऑफ, विप्ड ऑफ का मतलब होता है जल्दी से, टुक ऑफ किया मतलब खोला, द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, और लिड को बहुत जल्दी से फाड़ कर निकाल दिया, मतलब ढक्कन को जल्दी से हटाया। एंड मिज, और मिज को देखा जो कैसा था, एग्जॉस्टेड था, थका हुआ था। एंड ब्लड स्पैटर्ड, और ब्लड में स्पैटर्ड था, स्पैटर्ड मीन्स होता है सना हुआ होना, ये कहना चाहिए लथपथ, खून से लथपथ था, ब्लड से कैसा था, स्पैटर्ड था, लथपथ था। विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, वो क्या कर रहा था, वो विम्फर कर रहा था और मेरे पैर को क्या कर रखा था, उसने बिल्कुल पूरी जकड़ लिया था एक तरीके से। रोतो, विम्पर मीन्स होता है जैसे ना चीखना, एक तरीके से रोना, ठीक है, तो रोने के अंदाज में वो विम्पर्ड था और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, लाइनिंग मीन्स होता है बॉक्स का इंटरनल पार्ट, उसने उस बॉक्स के इंटरनल पार्ट को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, थ्रेड्स में बदल दिया था। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, जब मैंने उसे पूरी तरह से रिमूव किया मतलब बाहर निकाला, सो दैट, ताकि देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, ताकि उसमें कोई कटिंग एज ना रह जाए जिससे उसके फिर खून निकल आए। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स, और जब तक मैंने ऐसा किया लगभग 10 मिनट बचे थे, अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, जब तक फ्लाइट का टाइम होता। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 मील डिस्टेंस,
और एयरपोर्ट जो था वो 5 मील दूर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स। मैंने जो परेशान, मिजरेबल का मतलब परेशान, वही जो परेशान मिज था उसे मैंने दोबारा से बॉक्स में रख दिया। होल्डिंग डाउन द लेड विद माई हैंड, और मैंने अपने हाथ से उसके लेड को पकड़े हुए मैं चल दिया। आई सैड इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार के पीछे बैठ गया। विद द बॉक्स को पास में रखे, बिसाइड मी, साथ में रखे। मी एज द ड्राइवर टॉर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकोचेटिंग बुलेट। मैं पीछे बैठ गया था कार के, विद द बॉक्स बिसाइड मी, मेरे बराबर में बॉक्स रखा था, और जो ड्राइवर था वो टॉर थ्रू का मतलब होता है चीरते हुए जा रहा था स्ट्रीट को, मतलब गलियों को, बसरा लाइक अ रिकोचेटिंग बुलेट, जैसे कोई रिकोचेटिंग बुलेट हो। रिकोचेटिंग बुलेट का मतलब समझ रहे हो? रिकोचेटिंग बुलेट का मतलब जो आपने देखा होगा मूवीज़ में कभी कभी कार जब चलती है तो इधर टकराए इधर मुड़ गई, इधर टकराए इधर मुड़ गई। ये टकरा नहीं रही थी, लेकिन कार इतनी तेज़ चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इधर उधर टकरा जाएगी, और मुड़ते मुड़ते बहुत जल्दी कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, क्योंकि टाइम कम था। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग, हवाई जहाज इंतजार कर रहा था टू टेक ऑफ, उड़ने के लिए। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, और क्या हुआ? मुझे भगाया गया, मतलब जल्दी चलो जल्दी से। किसके द्वारा? इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्से में। जो लाल ताल ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा, उन्होंने कहा जल्दी से चलो। लकीली, और ये मेरा भाग्य था, द सीट बुक्ड फॉर मी, जो मेरे लिए सीट थी वो कहाँ थी? वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, बिल्कुल सामने वाली सीट मुझे मिल गई। ये मेरे लिए लकी बात थी, लक की बात थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट, मैंने जो मेरे पैर के आसपास का जो फ्लोर था उसे न्यूज़पेपर से कवर कर दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस को के लिए बुलाने के लिए मैंने घंटी बजाई। एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और मैंने उसे एक फिश का एक पार्सल दिया, एक मछली का एक पार्सल दिया। क्यों लाया था मछली? मिज के लिए, ताकि मिज खा सके कुछ। टू कीप इन अ कूल प्लेस, मैंने उनसे कहा कि इस मछली को थोड़ा सा ठंडी जगह पर रखिएगा। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उन्हें अपने विश्वास में लिया। किसे? एयर होस्टेस को मैंने अपने विश्वास में लिया। अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, जो आधे घंटे पहले जितने भी इवेंट्स हुए थे मैंने उन्हें बता दिए और उन्हें अपने विश्वास में ले लिया। टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस का मतलब इसमें दिया भी है, शेयर्ड विद हर माई एक्सपेरिमेंट्स और सीक्रेट, जब मैंने अपने जितने भी जो सीक्रेट थे कि क्या हुआ था अभी, कैसे इसे क्या परेशानी हुई, सारी बातें बता दी उन एयर होस्टेस को। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और मुझे मिला प्रोफाउंड एडमिरेशन, मतलब पूरी तरह से एक बहुत शानदार सा एडमिरेशन मिला। एडमिरेशन मीन्स होता है सराहना, मतलब उसने मुझे बहुत सराहा, उस एयर होस्टेस ने मुझे बहुत सराहा। सी वाज, एयर होस्टेस कौन होती हैं? लेडी कर्मचारी जो प्लेन में होती हैं। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वह एक तरीके की राजकुमारी जैसी एयर होस्टेस थी। सी सजेस्टेड, उसने मुझे सलाह दी, आई माइट प्रेफर टू हैव माई पैट ऑन माई नी, कि कोई बात नहीं, पहले तो आपको ये था कि आपको उसे फ्लोर पर रखना है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसे अपनी नी पर भी, मतलब अपने घुटनों पर उसे रख सकते हो बॉक्स को। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मतलब मुझे इतना ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था, राइटर को इतना ग्रेटिट्यूड फील हो रहा था कि वो चाह रहा था कि उसके थैंक यू बोलने के लिए मैं उसके हैंड को किस कर लूँ, जिसने मुझे अलाउ कर दिया कि मैं अपने जो मेज है उसे अपने घुटनों पर भी रख सकता हूँ। बट लेकिन नॉट नोइंग ओटर्स के बारे में ना जानना, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं नहीं जानता था, इतना नहीं जानता था, पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था, तैयार नहीं था। फॉर व्हाट फॉलोड, जो कुछ आगे हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ऑटर कैसे होते हैं, क्या हुआ। अब देखिए, मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, मतलब एक ही फ्लैश में मिज जो था वो गायब हो गया, बॉक्स से बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। एट हाई स्पीड, बहुत तेज स्पीड में, डाउन द एयरक्राफ्ट के इधर उधर। देयर वर स्क्वैक्स का मतलब वही आवाज़ आ रही थी उसके बोलने की और चीखने की। देयर वर स्क्वैक्स और स्क्रीक्स, मतलब उसकी चीखने की और उसके बोलने की आवाज़ आ रही थी। एंड अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर, और एक वुमेन जो एकदम खड़ी हो गई अपनी सीट पर, स्क्रीमिंग आउट, चीखती हुई, ए रैट, मतलब एक चूहा है। आई कॉट साइट ऑफ मिज टेल, मैंने तुरंत देखा कि मिज की टेल मुझे नजर आई डिसअपियर होती हुई, मतलब गायब होती हुई। मिज भाग रहा था। बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन, कैसा? एक पोर्टली का मतलब होता है स्टाउट का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा, आप मोटा लिख सकते हो। एक वाइट टर्बन का मतलब पगड़ी लगाए, जैसे ये व्यक्ति हैं, देखिए वाइट टर्बन पहने हुए हैं ये, तो वाइट टर्बन पहने हुए एक इंडियन आदमी था जो थोड़ा सा मोटा था। क्या था? मैंने उसके पैरों की ओर मिजबिल को जाते हुए देखा। डाइविंग फॉर इट, मैंने छलांग लगा दी
उसके लिए, मतलब डाइविंग, मैंने डाइव लगाई उसे पकड़ने के लिए, आई मिस्ड, मैंने मिस कर दिया, मतलब पकड़ में नहीं आया। वट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, करी मेरे चेहरे पर आ गई। अब देखिए, पर हैव शायद द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, जो एयर होस्टेस थी वो फिर भी बिल्कुल नाराज़ नहीं हुई और बिल्कुल चार्मिंग स्माइल में, मतलब मुस्कुराते हुए शानदार तरीके से उन्होंने मुझसे कहा, शायद इट वुड बी बेटर इफ़, ये अच्छा होता, इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, आप अपनी सीट पर ही रहें, ज़्यादा अच्छा होगा। एंड आई विल फाइंड द एनिमल और एंड ब्रिंग टू इट टू यू, और मैं वो जानवर ढूंढ लूँगी और आपको ले आऊँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप इधर उधर कूदे ना और ना अपने आप को गंदा कर लें। फिर देखिए, आई रिटर्न टू माई सीट, मैं सीट पर आ गया। फिर आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded on my knee and began to nuzzle my face and my neck. अब क्या हुआ? आई वॉज ट्रेनिंग, मैं क्रैनिंग कर रहा था, क्रैनिंग मीन्स गर्दन उचका कर देखना, मतलब गर्दन ऊंची करके मैं देख रहा था और कोशिश कर रहा था कि मैं हंट कर सकूं, उसे पा सकूं, ढूंढ सकूं। तभी अचानक वैन सडनली आई हियर्ड फ्रॉम माई फीट, मुझे अपने पैरों से एक आवाज़ आई। डिस्ट्रेस का मतलब परेशान, चिटरिंग का मतलब वही साउंड, मतलब ओटर की साउंड की एक आवाज़ आई। रिकग्निशन, मैंने पहचान लिया कि वो वेलकम कर रहा है। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, और वो मेरे जो नी थी, मेरा जो घुटना था उसे उसने पकड़ रखा था। एंड बिगिन टू नजल माई फेस, और मेरे फेस को नजल करने लगा, अपनी नाक रगड़ने लगा मेरे चेहरे पर और मेरी गर्दन पर, मतलब जो मिज था वो अपने आप ही उसके पास आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4, जो कि लास्ट पार्ट है। देखते हैं हम पार्ट 4 में। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ओटर रीच लंदन वेयर ही हैज़ अ फ्लैट। क्या हुआ, काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो और उनका ओटर कहाँ पहुँच जाता है, लंदन पहुँच जाता है, और जहाँ उनका एक फ़्लैट होता है उस फ्लैट में ये लोग पहुँच जाते हैं। मेज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। राइटर कहते हैं कि मेज और मैं लगभग 1 मंथ के लिए लंदन में रुके। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, वह खेला करता था घंटों, विद अ सेलेक्शन ऑफ टॉयज़, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ टेरापिन सेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस। क्या हुआ कि वह खेला करता था घंटों, फॉर आवर्स का मतलब घंटों वो खेला करता था। उसके कुछ सिलेक्शन ऑफ टॉयज़ थे, मतलब खिलौने थे उसके कुछ जो उसे पसंद थे, जैसे एक पिंग पोंग बॉल जो दबने वाली बॉल होती है, मार्बल्स, रबर फ्रूट, रबड़ के फ्रूट थे, एंड अ टेरापिन सेल, और एक टेरापिन सेल थी। टेरापिन सेल का मतलब एक जैसे टर्टल होता है, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले टर्टल की जो ऊपर की जो कवच होता है वो था जिससे वो खेला करता था। और वो कहाँ से आया था, टेरापिन सेल राइटर लाए थे उसके नेटिव मार्सेस से, जिससे कि उसे ऐसा लगे कि हम अपनी ही जगह पर हैं। नेटिव का मतलब जहाँ के रहने वाले होते हैं वो नेटिव होता है, तो जहाँ का वो रहने वाला था ओटर, वहीं के मार्सेस से वो टेरापिन सेल राइटर लाए थे। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. और उस पिंग पोंग बॉल से, जो पिंग पोंग बॉल थी उससे उसने एक ऐसा गेम इन्वेंट किया था जिससे वो अपने आप को इंग्रोज रखता था। इंग्रोज का मतलब होता है उसमें बिजी रहना, गेम में बिजी रहता था। कितने समय तक, हाफ एन आवर, लगभग 1 घंटे, आधा घंटे तक, एक बार में आधा घंटे तक वो उस गेम में बिजी रहता था। क्या था वो गेम, ये सूटकेस that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home. एक सूटकेस था जो मैंने इराक से मैं लाया था, वो डैमेज हो चुका था। So that the lid when closed, उसका जो ढक्कन था जब वो बंद हो गया था, ढक्कन का मतलब ये इस तरीके से सूटकेस था, उसका एक ढक्कन था, लेकिन वो ढक्कन क्या था, ये हल्का सा लगभग ख़राब हो गया था, तो वो ढक्कन इस टाइप का हो गया था। तो यानी एक तरफ ऊँचा हो गया था और एक तरफ नीचा हो गया था। तो वो बॉल क्या करता था, यहाँ पर रख लेता था और यहाँ से इधर को गिरा देता था। देखो, वैन क्लोज, जब वो बंद हो जाता था, रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से स्लोप बन जाता था। स्लोप का मतलब ढलान। मिज ने ये बात डिस्कवर की दैट इफ़ यू प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड, यदि वो बॉल यहाँ रख दे, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वो सूटकेस की लेंथ को रन करते हुए यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर बॉल आ जाएगी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बस इट्स अराइवल। वो क्या करता था, उसके एम्बस का मतलब होता है अटैक करना, ठीक है, अचानक में गेंद को अटैक करना। वो सोचता इधर से तो गेंद उसने लुढ़काई, फिर इधर आकर वो उस पर अटैक किया करता था। तो क्या, एम्बस इट्स अराइवल, उसका जो अराइवल होता था, गेंद का यहाँ आना, आप पहुँचने को अराइवल बोलते हैं। हाइड फ्रॉम इट, और यहाँ से ऐसे छिप कर आता था।
क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप, और उस पर क्या करता, चुपके से उस पर कूदता था और उसे सरप्राइज देता था, ऐसा लगता था जैसे गेंद को सरप्राइज दे रहा है, उसे पकड़ लेता था। एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और फिर क्या करता था, दोबारा से यहाँ आ जाता था और दोबारा से वही हरकत किया करता था, गेंद को फिर नीचे लुढ़काया। तो ये उसका एक तरीके से गेम था और आधा घंटे तक वो इस गेम में इंग्रोज रहता था। इंग्रोज मतलब उसमें बिजी रहना। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड, और घर के बाहर मैं उसे लीड लेता हुआ, मतलब उसे वही जो बैट थी उसके सहारे मैं उसे ले जाया करता था। प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, अरे ऐसे लगभग मैं उस पर इस तरीके से ले जाता था जैसे कि वो एक डॉग हो। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, मिज ने जल्दी धीरे धीरे कुछ कंपल्सिव हैबिट्स को डेवलप कर लिया था। कंपल्सिव का मतलब ऐसी हैबिट जिसे वो खुद नहीं रोक पाता हो करने से, कंपल्सिव हो वो, कंपल्सिव मतलब मजबूरी बस, ठीक है। हैबिट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, ऐसी हैबिट जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो। तो मिज ने ऐसी हैबिट डेवलप कर ली थी। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, इन लंदन स्ट्रीट पर चलते हुए। लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन, जैसे बच्चों का रिचुअल होता है, जैसे बच्चों की आदत होती है। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ द ईच पेविंग ब्लॉक। क्या होता है, जैसे सपोज करिए इस तरीके से ब्लॉक बने हुए हैं रोड पर, तो आप देखते होंगे कुछ बच्चों की आदत होती है वो पहले इससे इस पर कूदेंगे, फिर इस पर कूदेंगे, मतलब पहले इस पर, फिर यहाँ से इस पर, फिर यहाँ से इस पर, ऐसे करके जैसे बच्चों की आदत होती है, ऐसे ही आदत थी किसकी, मिज की थी। मिज भी ऐसे ही करता था, जैसे बच्चों का रिचुअल होता है ऐसे ही ये लिखा है कि देयर लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब बच्चे स्कूल से जाते हैं वापस आते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, जैसे बच्चे पेविंग ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर पर कूदते हैं, ऐसे ही इसकी आदत थी। मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, सपोज करिए आयरन की रेलिंग लगी हुई है, कोई रेलिंग है इस तरीके से आयरन की, और वो हर सेवेंथ अब उसको रेलिंग को टच करते हुए आ रहे हैं, तो इस तरीके से वो अगले 7 को टच करते हुए जैसे बच्चे जाते हैं ऐसे ही वो भी कर रहा था, लगभग उसकी हरकतें बच्चों जैसी ही थी। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, और या फिर जैसे लैंप लगी हुई हैं तो उसको हर सेकंड लैंप को पास करते हुए आ रहा है वो, ऐसे ऐसे इस तरीके से उसकी आदत थी। अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने वाज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, एक सिंगल मंजिल का प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज, और जिसके ठीक सामने रैन अ लो वॉल, एक छोटी सी वॉल थी, दीवार थी, सब 2 फीट हाई, लगभग कितनी ऊंची, 2 फीट लंबी। ऑन हिज वे होम, और घर को वापस जाते समय, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, मतलब बाहर जब निकल रहे थे तब नहीं, लेकिन जब वापस आते थे तब मिज की आदत थी कि मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, वो क्या करता था, उसको उस वॉल की ओर अपनी ओर को खींचता था, जंप ऑन टू इट, और उस पर कूद छलांग लगा देता था। एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, और उसकी जो 30 यार्ड की जो लेंथ थी उसे गैलप करता था। गैलप मीन्स होता है तेज़ी से चलना, दौड़ना। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ द पपिल्स एंड स्टाफ विद इन, जिससे उसे लगभग कुछ डिस्ट्रैक्शन भी मिलता था, क्योंकि उस पार स्कूल था तो स्कूल में पपिल्स भी थे और स्टाफ भी था, तो उससे कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी मिलता था, लेकिन वो ऐसा करता था, उसकी आदत थी। इट इज़ नॉट, आई सपोज, मुझे लगता है ऐसा नहीं था, इन एनी वे स्ट्रेंज, कि ये किसी भी तरह से स्ट्रेंज हो, अजीब बात हो, दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन वोटर, ये कोई अजीब बात नहीं है कि लगभग जो एवरेज लंडनर थे, लंदन में रहने वाले लोग थे, वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, मतलब पहचान नहीं पाए वोटर को। बट द वेराइटी ऑफ गैसेज एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी, लेकिन जो वेराइटी ऑफ गैसेज थे, मतलब जो अंदाजे लोगों ने लगाए कि लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया। वेराइटी ऑफ गैसेज का मतलब लोगों के अनुमानों की जो वेराइटी थी कि वो किस काइंड का एनिमल्स है, दिस माइट बी केम एज सरप्राइज टू मी, इस चीज़ ने मुझे बड़ा सरप्राइज किया, क्योंकि लोगों को तो अंदाज लगाने भी नहीं आए। ओटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलाइंस, शेयर्ड बाय द बैजर्स, मंगूज, बीजल्स, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स। ये सब क्या है, ये सब लगभग उन जानवर्स के नाम हैं जो बिल्कुल ओटर की ही तरह लगते हैं। तो ये तो कहा जा सकता है कि आदमी ये कह दे कि वो मस्लाइन की तरह लग रहा है, वो बैजर की तरह लग रहा है, वो मंगूज की तरह लग रहा है, नेवला टाइप, बेसल्स की तरह, स्टोट की तरह, मिंग की तरह और अदर, ये कहा जा सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर भी ठीक थे। आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मुस्टलाइंस बट द ऑटर, मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्वायरल। क्या हुआ, आई फेस, मैंने फेस किए लगातार, कंटिन्यूस, बैराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस। बैराज का मतलब होता है बड़ी बड़ी मात्रा में कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मुझे सामना करना पड़ा। क्या होता है कंजेक्चुरल का मतलब, कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें गैस अनुमान लगाए लोग,
मतलब अनुमानित क्वेश्चन का मुझे एक बहराज का सामना करना पड़ा। बहराज तो एक तरीके से कहना चाहिए अमाउंट होता है या बड़ी मात्रा जैसे कहूँ, क्वेश्चन का मुझे सामना करना पड़ा। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर, जिन्होंने सारे मस्टलिन्स की कंपैरिजन की, सारे मस्टलिन के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी ऑटर नहीं बताया कि ये ऑटर है, मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। मोर रैंडम, ज़्यादातर जो रैंडमली का मतलब अचानक या ऐसे ही जो अनुमान लगे, गैस लगे, वो ज़्यादातर या तो कोई कहता था ये बेबी सील है या फिर कोई स्क्वायरल कहता था। इनको ज़्यादा लंदन में रहने वाले ज़्यादातर लोग या तो उन्होंने इसे बेबी सील समझा या फिर क्या समझा, स्क्वायरल समझा। फिर इज़ दैट अ वॉलरस, किसी ने कहा क्या ये वॉलरस है। रिड्यूस्ड मी टू गिगल्स, और मुझे क्या कर दिया, मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया लोगों के अंदाजों ने। एंड आउटसाइड डॉग सो आई हियर्ड अ हिप्पो, और मैंने डॉग शो के बाहर तो ये भी सुना कि कुछ लोग इसे हिप्पो कह रहे थे, हिप्पोपोटामस। बिल्कुल अजीब ही कंपैरिजन है। कोई बीवर कह रहा था, कोई बियर कब कह रहा था, कोई लियोपार्ड तक कह रहा था। वन अपारेंटली, लेकिन जो स्पष्ट बात थी, दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रॉन्सोर मिज वाज एनीथिंग बट एन ऑटर, मतलब कुछ भी हो सकता था, उसे कुछ भी कह सकते थे लोग। यहाँ तक कि ब्रंटसौर तक कहा, एक डायनासोर की तरह जानवर होता है, उसे भी कहा, लेकिन किसी ने भी उसे ऑटर नहीं कहा। मतलब इतनी सारी उस पर अनुमान लगाए गए। किसी ने मस्टलिन कहा, किसी ने बैजर कहा, किसी ने मंगूज कहा, किसी ने बैजल कहा, किसी ने वॉलरस कहा, ये सारे नाम दिए गए। किसी ने हिप्पो कहा, किसी ने बैबर कहा, किसी ने बियर कप, किसी ने लियोपार्ड, लेकिन किसी ने भी ऑटर नहीं कहा। अब देखिए, व्हाट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर, लेकिन एक क्वेश्चन जिसे मैं ये कहूँगा कि वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अवार्ड देने लायक है, मतलब सबसे पसंदीदा क्वेश्चन जो राइटर का था, वो कौन सा था, वो केम फ्रॉम अ लेबरर। वो एक लेबरर ने पूछा था, जो क्या कर रहा था, लेबरर, एक मजदूर क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था क्या, एक गड्ढा इन द स्ट्रीट में, मतलब गली में एक लेबरर गड्ढा खोद रहा था। उसका जो क्वेश्चन है उसे मैं कहूँगा कि वो हाईएस्ट मार्क का है। क्या पूछा था उसने, देखिए, आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे थोड़ा सा दूरी पर था। वैन ही लेट डाउन हिज टूल, जब उसने अपने सारे जो औजार थे जिससे वो काम कर रहा था वो रख दिए मुझे देखकर। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपना हाथ कमर पर रखकर, एंड बिगेन टू स्टेयर, और स्टेयर करना। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। देखिए, मैं मीनिंग लिखता कम हूँ, लेकिन जो लिखता हूँ आप सारे मीनिंग लगभग जो भी मैं बहुत बताता जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग सारे मीनिंग आपको बताए जाएँ, तो उन्हें नोट जरूर करा करिए। एज आई ड्रू नियरर, जैसे जैसे मैं पास में गया, आई सा, मैंने देखा, हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, कि वो जो व्यक्ति था, जो लेबरर था, जो डिगिंग कर रहा था, वो बड़ा सरप्राइज का उसका एक्सप्रेशन था, मतलब वो बड़ा चकित था। एंड एफ्रंट का मतलब होता है हल्का सा चिड़चिड़ा होना या गुस्सा होना। वो बड़ा सरप्राइज था और थोड़ा सा एफ्रंट था, मतलब थोड़ा सा उसने एक एक्सप्रेशन जो दिया था वो सरप्राइज का और एफ्रंट का दिया, थोड़ा गुस्से का दिया था, जैसे कि वो चिढ़ रहा हो। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वंस अपॉन होम टू प्ले जोक्स, ऐसा मानो, एज दो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जानता हो कि ही वॉज नॉट अपॉन, कि वो व्यक्ति नहीं है जिस पर जोक किए जाएं। और मैं जोक तो कर ही नहीं जाता, राइटर कह रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उस पर कि राइटर उस पर जोक करेगा या जोक कर रहा है। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, अब्रेस्ट के मीन्स होता है बगल में या पास में आना। मैं उसके पास आया, ही स्पैट, उसने लगभग थूका, ग्लेयर्ड, और मेरी ओर गुर्राया एक तरीके से, एंड ग्राउल्ड आउट, और कुछ बड़बड़ाया सा, क्या बोला, हियर मिस्टर, यहाँ सुनो मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ये क्या हो सकता है जो आपके पास है। मतलब उसे अंदाजा ही नहीं हुआ, उसने तो अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था कि वो ब्रंटोसॉर है कि वो क्या है। मतलब ही वॉज क्लूलेस, वो क्लूलेस था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि किस तरह का जानवर है और क्या है। क्वेश्चन को राइटर क्या कहता है कि ये उसके लिए हाईएस्ट अवार्ड वाला क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर का आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की।